हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के नेम रिएक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में से जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है या जिनमें से एग्जाम में बार बार नेम रिएक्शन आती है, वो हम इस चैप्टर की महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन आज समझने वाले हैं। और नेम रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे नेम रिएक्शन आती है, क्या होता है जब, यानी अभिकारक दिए रहेंगे, दोनों की क्रिया करवाएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, उसको बैलेंस करके बताना है। फिर कैसे प्राप्त करेंगे, अभिकारक दिया रहेगा और उत्पाद दिया रहेगा, तो हमें यह बताना है कि उस अभिकारक की क्रिया किससे करवाई जाए कि उत्पाद बनेगा। और एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, और आजकल IUPAC नाम देने लगे। इस टाइप के 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वेटेज है, और चाहे मैथ्स वाला हो या बायो वाला हो, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है। तो थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में समझेंगे। कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, मैं ये भी बताता जाऊंगा। और बाकी जो अब तक एग्जाम में पूछी गई है या 2025 के एग्जाम में पूछी जाएंगी, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन से। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन इस चैप्टर का नाम है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या है। बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन 12वीं रसायन 2025। तो इसको पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं, हम ज्यादा अंदर इसके नहीं जाएंगे बेसिक नॉलेज के। सपोज करो जैसे यहां पर हमने बोला एल्केन दिया हुआ है, हेलो एल्केन। तो एल्केन से जब हेलोजन जुड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे हेलो एल्केन, और एरीन से जब हेलोजन जुड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे हेलो एरीन। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें हेलोजन की, तो जो हेलोजन होता है वो हम ये कहते हैं कि जो समूह 17 के तत्व, यानी समूह 17 के तत्व, आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों को हम हेलोजन बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जैसे फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा और एस्टाटिन होगा। ऐसे इसमें 4-5 एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सबको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन का अर्थ होता है, हेलोजन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, यानी समुद्री लवण बनाने वाले, यानी जो समूह 1 व समूह 2 के तत्वों से क्रिया करके, मतलब ऐसे यौगिक बनाएंगे जो स्वाद में खारे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हम हेलोजन्स। यानी हेलो मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, हेलो मतलब सॉल्ट, और जेंस मतलब होता है फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर जैसे हमने 4 एलिमेंट यहाँ पर देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हेलोजन बोलते हैं। एक्स से डिनोट करते हैं। जो AT होता है एस्टाटिन, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो जब भी हम बोलेंगे एक्स तो इसका मीनिंग होगा FCl, Br और I। चूंकि गैसों के रूप में पाए जाते हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे F2, Cl2 और Br2 और I2। सभी इनकी आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जैसा अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 9 होता है, 2 7। आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें, परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ऋण विद्युतीय तत्व होते, यानी किसी भी यौगिक से किसी भी परमाणु को हटाकर ये जुड़ सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो हम ये कहेंगे कि जब एल्केन से क्या जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो, तब हम उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। और एरीन यानी बेंजीन से जब हेलोजन जुड़ा हो तो हम उसको बोलेंगे हेलो एरीन। तो ये तो हमने हेलोजन के बारे में बताया। लेकिन अगर हम एल्केन की बात करें तो हमने पढ़ा होगा कि हमारे नेचर में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बने थे। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्केन बने थे, यानी खुली श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। फिर डबल बॉन्ड वाले होते जिनको एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते जिनको एल्काइन बोलते हैं।
तो ये खुली श्रृंखला में इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और जो बेंजीन होता है हम उसको एरिन भी बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जब हैलोजन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन से जुड़े होंगे तो हम उसको बोलेंगे हैलो एल्केन। स्पेशल हम एल्केन की बात कर रहे हैं। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से हैलोजन जुड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे एरीन। अब हमें मालूम है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होंगे उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन तो को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी 2,4, उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और जो हाइड्रोजन है इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और हाइड्रोजन को स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 1 है। और किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 4 है। तो चूंकि हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए और हैलोजन को भी 1 चाहिए, अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जुड़ेगा। अगर हैलोजन इसके कांटेक्ट में आएगा तो हैलोजन यहाँ पर ये भी अधातु है और ये भी अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल हैलोजन है। तो हैलोजन अगर इसको हटाएगी तो यहाँ पर हैलोजन भी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर इसके साथ जुड़ेगी, यानी सहसंयोजी बंध बनाकर हाइड्रोजन भी जुड़ा था और यहाँ पर हैलोजन भी जुड़ेगा। अभी हम यहाँ पर ध्रुवीय अणु की बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर केवल सिंपल समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हैलोजन को एल्केन से जुड़ना है तो उसको हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। जितने H हटते जाएंगे उतने हैलोजन जुड़ते जाएंगे। यानी एल्केन से जब हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन जुड़ेगा तब हम उसको बोलेंगे हैलो एल्केन। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका एक और एग्जांपल समझे। सपोज करो जैसे हमने बोला एल्केन, अब किसी ने पूछा एल्केन क्या है, तो हम बोलेंगे जब खुली श्रृंखला में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसे हम एल्केन बोलेंगे। अब एल्केन किसी हाइड्रोकार्बन का नाम नहीं है, हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी है जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। अब n क्या है, यहाँ पे कार्बन की संख्या है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो एल्केन में सबसे पहला उसका यौगिक निकल आएगा CH4। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर तो इसका दूसरा यौगिक निकल आएगा C2H6, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर हम मेथेन की संरचना देखते हैं तो कार्बन से कितने H अटैच होंगे, इसमें 4 हाइड्रोजन इसमें अटैच होंगे। चूंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये जुड़े होंगे। तो अगर मान लो यहाँ इसमें हैलोजन जुड़ना है, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, इसमें हैलोजन जुड़ना है तो पहले वो H को रिप्लेस करेगा, H को हटाएगा। अब सपोज करो यहाँ से H हट गया, तो H हट गया तो हम बोलेंगे यहाँ पर कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ऑलरेडी हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 और चाहिए तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, वो साझा कर लेगा। अब जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा इसको बोलेंगे हम हेलो एल्केन। यहाँ पर चूंकि मेथेन था तो हेलो मेथेन, और एक्स की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमने बताया एक्स की जगह क्या यूज कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सपोज करो Cl यहाँ पर जुड़ता तो हम उसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोरोमेथेन। यहाँ पर हेलो एल्केन को यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानेंगे। क्यों बोलेंगे एल्किल हैलाइड, जब एल्केन से H निकलता है तो एल्किल बनता है। जैसे मेथेन से एक H निकला तो CH3 बना, तो CH3 को बोलते हैं मेथिल। यानी एल्केन से यहाँ पर हम इसको समझते हैं, जैसे हमने बात करी एल्केन। अब एल्केन से अगर एक H रिप्लेस होता है तो क्या बनता है, एल्किल। और हम इसको एल्किल मूलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल मूलक। इस नाम से भी हम जानते हैं, एल्किल मूलक के नाम से। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और एल्किल का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। ये होता है एल्किल मूलक को हमने पहले भी पढ़ा, R से प्रदर्शित करते 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जैसे हम बात करें एल्केन का पहला यौगिक मेथेन, दूसरा एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। उसी प्रकार एल्किल का पहला मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। तो एल्केन से H निकलेगा तो एल्किल बनेगा। इसलिए हम हेलो एल्केन को एल्किल और हैलोजन के कंपाउंड हैलाइड कहलाते हैं।
तो हम हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलेंगे। इसी प्रकार एरीन, अगर जैसे हम बात करें बेंजीन, तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो क्या बनेगा C6H5 और एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और इससे हेलोजन जुड़ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। अब हम X की जगह कुछ भी रख सकते, Cl जुड़ा हो तो क्लोरोबेंजीन, या फिर Br जुड़ा हो तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन से H निकलने पर जो बनेगा उसको बोलेंगे हम एरिल मूलक, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे R से, उस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यानी R X के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा वो हेलो एरीन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम इस चैप्टर में केवल हमें हेलोजन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। किसी ने पूछा हेलोजन क्या है, वन टाइम में आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व तो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन होता है वो रेडियो एक्टिव है। तो पूछेंगे इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो इनकी आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एल्केन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है और बचे हुए कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़े हो खुली श्रृंखला में, उसको एल्केन बोलते हैं। फिर हम क्या बोलेंगे, एरीन क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं। बेंजीन क्या है, 6 कार्बन से बनी एक बंद श्रृंखला है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक के बाद एक डबल बॉन्ड है, यानी एकांतर युग्मन है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, यानी 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एक बंद श्रृंखला है। एल्केन के बारे में और हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, CnH2n+2। तो एन क्या है, कार्बन की संख्या, 1 रखेंगे तो CH4, 2 रखेंगे तो C2H6। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे उसके यौगिक प्राप्त होंगे। यानी हमें एक ध्यान रखना है CH4, फिर एक कार्बन बढ़ेगा, 2 H बढ़ेंगे, ऐसे पूरे एल्केन की श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। फिर एल्केन से एक H रिप्लेस होगा तो क्या बनेंगे, एल्किल मूलक। जैसे मेथेन से एक H रिप्लेस हुआ तो मैथिल बना, एथेन से एक H रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, C2H6 या C2H5 एथिल बनेगा। क्लियर है। तो हमें 4-5 एल्केनों के नाम पता होना चाहिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और 4-5 हमें एल्किल मूलकों के नाम पता होना चाहिए, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। और हमें बेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए C6H6, और बेंजीन से जब H निकलेगा तो इसको हम एरिल मूलक बोलेंगे C6H5, जिसको फेनल के नाम से जानेंगे। ये बस इतना सा बेसिक हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि अब तो सेशन एंड होने पर आ रहा है। तो चूंकि मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले थोड़ा बहुत आपको बताया ताकि ये चैप्टर में नेम रिएक्शन हम आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर हम पहली नेम रिएक्शन देखते हैं। पूरा मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मूलक का नॉलेज होना चाहिए, एल्किल मूलक और एरिल मूलक। एल्केन, इनके बारे में तो खैर नॉलेज होना ही चाहिए, और हेलोजन के बारे में पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड चैप्टर है। फिर तो जो नई चीजें आएंगी वो हम सीखते जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हुंस डीकर। तो हुंस डीकर ने RX बनाया था, यानी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड कोई भी बन सकता है यहाँ पर। तो हमें दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब रिएक्शन में क्या आवश्यक है, क्या बनेगा, उसके बारे में हम इसको पढ़कर बताएंगे। तो हुंस डीकर अभिक्रिया, चीज ध्यान रखना, जो भी क्रिया वैज्ञानिकों के नाम पर होगी उसको हम नेम रिएक्शन बोलेंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेम रिएक्शन स्पेशल कोई नाम पर होगी या वैज्ञानिकों के नाम पर होगी, एग्जाम में आती हैं कम से कम, ये मान के चलो मैक्सिमम 6 और 8 और मिनिमम 4 तो एग्जाम में नेम रिएक्शन आनी है। तो नेम रिएक्शन बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इन्होंने एल्किल हैलाइड RX बनाया होगा, तो इन्होंने क्या किया, वसा अम्ल। अब वसा अम्ल के बारे में नॉलेज होना चाहिए हमें, RCOOH। जब एल्किल मूलक से या मूलक से एक COOH जुड़ा होता है तो हम इसको बोलते हैं वसा अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम, वसा अम्ल या वसीय अम्ल भी हम इसको बोलते हैं। एक COOH होना चाहिए। ये क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो हम इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। RCOOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल या वसीय अम्ल। और अगर हम COOH की बात करें तो इसको कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल समूह। हमें पता है किसी भी कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं। हम हाइड्रोकार्बन की बात नहीं कर रहे, जैसे हमने बोला हाइड्रोकार्बन CH4, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। लेकिन हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है मूलक और दूसरा भाग होता है इसमें
क्रियात्मक समूह। जैसे इसको बीच से तोड़ेंगे तो ये मूलक हो गया और एक क्रियात्मक समूह। तो हम यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कार्बोक्सिल समूह, और पूरे को क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जब ये किसी आर से जुड़ेगा, अब आर क्या हो सकता है, एल्किल मूलक या एरेल मूलक, कुछ भी हो सकता है। आर यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, और आर यहाँ पर C6H5 भी हो सकता है, और भी हो सकता है C2H5 C3H, सब हम केवल इसको बेसिक समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि वसा अम्ल किसको बोल रहे हैं, तो वसा अम्ल हम किसको बोल रहे हैं, जिसमें R से COOH जुड़ा हो, इसको बोलेंगे वसा अम्ल। इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो H+ दे रहा है ये एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में, इसलिए अम्लीय प्रकृति का है। तो वसा अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन जल के साथ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, या उसको टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, अक्रिय विलायक है की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड, या ब्रोमाइड एक हैलोजन है इसलिए हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड बनता है। इसे हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वसा अम्ल का जो H+ है, अगर मान लो इसका H+ किसने रिप्लेस कर दिया, Ag ने। अब सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी। तो अगर सिल्वर H को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCOOAg। तो पहले था ये वसा अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कहलाने लगेगा वसा अम्ल का सिल्वर लवण। तो हुंस डीकर ने क्या किया, वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई। किसकी उपस्थिति में कराई, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसकी उपस्थिति में करवाई। तो क्या बना, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड बनेगा। अब हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर। तो इधर देखते हैं RCOOAg, यानी H किसने रिप्लेस कर दिया, Ag सिल्वर ने कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वसा अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। इसकी क्रिया किससे करवाएंगे हम, ब्रोमीन से, Br2 से। किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। तो जो एक Ag है वो Br के साथ निकल जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और जो COO है ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, CO2, ठीक है। और जो दूसरा Br है वो R से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, RBr। अब R का नाम हमने क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो R है वो एल्किल है, और हैलोजन के यौगिक क्या कहलाएंगे, हैलाइड। तो Br जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। तो चूंकि Br एक X है, यानी हम क्या बोलेंगे, RX बना। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हुंस डीकर अभिक्रिया जिसने RX बनाया था। तो एल्किल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं, चूंकि Br एक हैलाइड है। अब यहाँ पर हुंस डीकर ने R की जगह क्या लिया, C2H5 और COOAg। अब इस पूरे को क्या बोलेंगे, Ag का नाम होता है सिल्वर, Ag क्या कहलाएगा यहाँ पर, सिल्वर। और पूरे को बोलेंगे C2H5 COO को प्रोपियोनेट, क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोपियोनेट। तो क्या किया हमने, केवल इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में डिफरेंस रहता है, हमने R चेंज कर दिया केवल, बाकी रिएक्शन एज इट इज रहेगी, Br2, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, CCl4। तो R की जगह हमने क्या चेंज कर दिया, C2H5 और Br प्लस AgBr, ये तो यही का ही रहेगा, प्लस CO2। अब यहाँ पर जो C2H5 है ये एल्किल है, इसका नाम यहाँ पर एथिल है, और Br को क्या बोलेंगे हम, ब्रोमाइड। तो एग्जाम में अगर पूछता हुंस डीकर अभिक्रिया संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो ये तो हमें लिखना ही है। अब हमें यहाँ पर अगर हम R वाली रिएक्शन ऐसा कहा जाता है वैलिड नहीं होती, कई टीचर नंबर नहीं देते, तो R की जगह हमें यहाँ पर कोई मूलक रखना है। तो या तो हम क्या करें कि R वाली रिएक्शन ही ना लिखें, क्योंकि R वाली एक स्केलेटल रिएक्शन है, यानी ढांचा समीकरण है, उसको बताकर हम रिएक्शन समझते हैं। तो या तो हम इसको याद करके और डायरेक्ट हम ये वाली रिएक्शन लिखें तो भी हमें नंबर मिल जाएंगे। तो हुंस डीकर ने क्या किया, जब वसा अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से करवाई, किसकी उपस्थिति में, CCl4 कार्बन टेट्रा
क्लोराइड। तो एल्काइल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड ये बनता है, इसे हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आप इसको लिखकर इसको लिख पा रहे हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, अच्छा टीचर को लगेगा, पढ़ने वाला बच्चा है। अगर लगता है कि नहीं याद हो पा रही तो इसको छोड़ के हम डायरेक्ट इसी को याद करें, ये थ्योरी याद करें और ये रिएक्शन 2 नंबर में आती है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगते हैं, इसलिए ये चैप्टर टफ नहीं है, लेकिन क्या होता है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा लगते हैं, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया इसको, या फिंकेलस्टाइन ये भी अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें फिंकेलस्टीन ये भी वैज्ञानिक का नाम है। तो इसने क्या किया, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड मतलब जब R से क्या जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो, या ब्रोमाइड Cl की जगह क्या जुड़ा हो सकता है, Br भी जुड़ा हो सकता है, की अभिक्रिया यानी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड। अब सोडियम का मतलब होता है Na और आयोडाइड मतलब होता है I, क्योंकि आयोडीन की वैलेंसी 1 है और सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। तो ऐसे करके उसका फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों बना। अब R की वैलेंसी क्या है, यहाँ पर 1 है और Cl की वैलेंसी भी 1, यानी दोनों फॉर्मूले सेम बने। तो सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन, अब एसीटोन का फॉर्मूला, एसीटोन एक कीटोन है, RCOOR, यानी जब कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा O जुड़ा हो और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो और इससे जुड़ा हो R, तब हम इसको बोलते हैं कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। लेकिन जब हमने R की जगह CH3 रख दिया और R की जगह क्या रख दिया, CH3, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CO CH3, तब हम इसको बोलेंगे एसीटोन। क्या बोलेंगे हम इसको, एसीटोन। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से करानी है और उपस्थिति क्या है, शुष्क एसीटोन। शुष्क का मतलब होता है ड्राई, जिसमें पानी ना हो। एसीटोन ये है CH3CO की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा और एल्किल आयोडाइड बनता है, इसे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। तो क्या लेना हमें, एल्किल क्लोराइड Cl की जगह Br यूज कर सकते हैं, NaI से क्रिया होगी और उपस्थिति यानी उपस्थिति मतलब जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिकारक से उत्पाद के बनने की दर को बढ़ा देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, उत्प्रेरक के समान यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस क्रिया को हम समझते हैं। ठीक है, तो एल्किल क्लोराइड, अब हमने यहाँ पर इसका ढांचा समीकरण देखा है, RCl भी ले सकते हैं और Cl की जगह यहाँ पर Br ले सकते हैं, मतलब हम RCl ले सकते थे या RBr ले सकते थे। किससे क्रिया करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड NaI, इससे क्रिया करवाएंगे। उपस्थिति क्या रहेगी, एसीटोन, शुष्क एसीटोन। तो या तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें यहाँ पर शुष्क एसीटोन, फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ गलती भी हो सकती है, शुष्क एसीटोन। ठीक है, इसमें भी क्या लिया होगा, शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन। तो क्या होगा यहाँ पर Cl, चूंकि इसकी वैलेंसी 1 है माइनस में, उसकी वैलेंसी प्लस में 1 है, तो यहाँ से NaCl और NaBr बाहर निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, R से I जुड़ जाएगा और अगर Cl लिया तो NaCl बाहर हो जाएगा। यहाँ पर भी RI एल्किल आयोडाइड बनेगा, Br लिया तो यहाँ पर NaBr हो जाएगा। अब हम इसको बोल रहे हैं स्केलेटन इक्वेशन, ये एग्जाम में वैलिड नहीं होती। या तो ये होता है कि एक लिखो फिर इसके बाद R की जगह कुछ रखो। तो हमने यहाँ पर सपोज करो कि R की जगह यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, CH3, सिंपल ले लिया हमने यहाँ पर CH3Cl और यहाँ पर किससे क्रिया करवा दी, NI से। उपस्थिति लिखना अनिवार्य है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कटते हैं। तो शुष्क एसीटोन, शुष्क एसीटोन, तो यहाँ से क्या निकला, NaCl बाहर निकल गया, Cl निकला तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री और Na निकला तो यहाँ पर I भी क्या हो जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो CH3I प्लस NaCl ये बन जाएगा। तो ऑलरेडी हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर CH3 के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, I के पास इलेक्ट्रॉन था। अब जो ये कंपाउंड बना तो CH3 को हमने क्या बोला यहाँ पर, मेथिल, और I क्या कहलाएगा, आयोडाइड। तो ये तो हमने सिंपल नाम लिखा। अगर हम इसका दूसरा नाम देते हैं IUPAC तो इसको बोलते हैं आयोडो और इसको बोलते हैं हम मेथेन, क्योंकि CH3 को जन्म किसने दिया, मेथेन ने। तो एक तो ये इसका कॉमन नेम है मेथिल आयोडाइड,
या फिर हम इसको बोलेंगे आयोडोमेथिन। आयोडोमेथिन, क्योंकि अभी हमने केवल नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नहीं तो पूरा इस चैप्टर का बेसिक है कि एल्किल हैलाइड का साधारण नाम कैसे लिखा गया, IUPAC नाम कैसे लिखा गया। तो अभी हमने क्या बोला, उतना डिटेल में नहीं, जो हमें काम की चीज पड़ेगी केवल हम उसके बारे में बता रहे हैं। यानी हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, क्यों बोला हमने, उसके बारे में बताया। हेलो एरिन को हम एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, बस हमें इतना नॉलेज होना चाहिए। बाकी जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे इंपॉर्टेंट, तब मैं पूरा बेसिक्स उसका बताऊंगा। अभी केवल हम नेम रिएक्शन, क्योंकि उसमें घुसेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये क्लियर है। अब एग्जाम में आती है फिंकेलिस्टी, तो आप केवल ये एग्जाम्पल इसका लिख के आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक लिखकर इसको लिखते तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और लगता नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है तो डायरेक्ट आप इसको याद करो और फिर एक उसका एग्जाम्पल आर रख के लिखो यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। श्वार्ट अभिक्रिया क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स मतलब स्वार्ट्स की रिएक्शन यानी स्वार्ट अभिक्रिया। तो ये भी बिल्कुल फिंकेलिस्टीन जैसी है। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसमें भी क्या लेंगे, RCl या RBr को धात्विक फ्लोराइड यानी फ्लोरीन के साथ कोई धातु जुड़ी हो। अब बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, AgF सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 इसको बोलते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोई भी ले सकते हैं, आदि के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है, ऐसे स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब सपोज करो यहां पर हमने ले लिया RCl मतलब एल्किल क्लोराइड, मैं फिर बता रहा हूं Cl की जगह क्या ले सकते थे आप, Br, और सबसे सिंपल कंपाउंड ले लिया हमने AgF। सिल्वर की वैलेंसी यहाँ पर प्लस होती है और इसकी माइनस, तो फॉर्मूला सही है, इसके बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इसकी क्रिया इससे होगी, तो यहां से क्या निकल जाएगा, अगर हम Cl लेते तो AgCl निकल जाता, और Br लेते तो AgBr निकल जाता, और डायरेक्ट R से क्या अटैच हो जाता, F, तो यहाँ लिख देते AgCl। अगर हम Br लेते तो AgBr बाहर निकलता, कोई भी एक लेना है, AgCl या AgBr। अब हमने यहाँ पर R की जगह क्या ले लिया, R की जगह हमने ले लिया CH3, और यहाँ हमने ले लिया मान लो Br, और किसके साथ क्रिया करवा दी, AgF। तो यहाँ पर Ag के साथ क्या निकल जाएगा, Br, क्योंकि Br की वैलेंसी होती है -1 और Ag की होती है प्लस। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3F प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और यहाँ पर CH3 का नाम होगा मैथिल, और F को बोलेंगे हम फ्लोराइड, मैथिल फ्लोराइड या फ्लोरोमेथेन भी हम इसको बोलेंगे। और आगे लिखने को तो फिर हम बड़े सूत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें उतना लिखने पर 1 नंबर 2 नंबर मिल रहा है तो फिर हम बड़े फॉर्मूले में क्यों उसे, जैसे ये मैथिल ब्रोमाइड हो गया, ये एथिल क्लोराइड हो गया, तो हमें क्या लिखना है कि उसकी एक सिंपल सा यानी उसके बारे में क्या करवा रहे हैं, और फिर उसके सिंपल से एग्जाम्पल। तो आर वाली रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट हम ये लिखकर यानी थ्योरी लिखकर इसको याद कर ले तो भी हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड कोई भी ले सकते के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। अब एल्किल की जगह क्या आ गया यहाँ पर CH3, इसे स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते। तो मैं फिर बता रहा हूँ थ्योरी लिखकर कोई विदाउट आर वाला हमें एग्जाम्पल लेना है जिसमें आर नहीं होना चाहिए, और आर वाला लिखते हैं तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट 4th नंबर की रिएक्शन देखते हैं, वुड्स अभिक्रिया। तो अभी जो हमने 3 रिएक्शन पढ़ी, कौन सी पढ़ी, हुंसडीकर पढ़ी, फिंकेलिस्टीन अभिक्रिया पढ़ी और स्वार्ट्स अभिक्रिया। ऐसा कहा जाता है एक प्रकार से एल्किल हैलाइड RX बनाने की विधियां थी। तो नेम रिएक्शन बच्चों को याद नहीं होती, तो जब हमें ये पता चल जाता वो नेम रिएक्शन कौन से चैप्टर से, हेलो एल्केन हेलो एरीन से, या फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से, या फिर एमीन से, तो हमें वो थोड़ा सा हमें याद हो जाती है 50%। फिर हमें ये पता चल गया कि वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की विधि है, या उसका रासायनिक गुण है। तो बनाने की विधि है तो हमें पता चल जाता है वो एज ए प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में बनना है, और अगर हमें ये पता चल जाएगा कि वो रासायनिक गुण है तो फिर हमें ये पता चल जाता है वो अभिकारक के रूप में यूज होगा। तो नेम रिएक्शन अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, एक तो वो नेम रिएक्शन कौन से चैप्टर की है पहली, दूसरा वो बनाने की विधि वाली नेम रिएक्शन है, या फिर रासायनिक गुण वाली यानी रासायनिक गुण वाली नेम रिएक्शन, यानी जो अभिकारक के बारे में
हम पढ़ रहे हैं तो वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है या वो अभिकारक के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये तीन चीजें अगर हमें याद रहती है तो नेम रिएक्शन याद हो जाएगी। फिर मैं बता देता हूँ कौन से चैप्टर की है। फिर जो यौगिक के बारे में आप पढ़ रहे हो वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है या वो अभिकारक के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप विश्वास रखिएगा, थोड़ा मेमोराइज करना, आपको याद हो जाएगी। तो फोर्थ यहाँ पर पढ़ेंगे हम वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स क्या है, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम है। तो यहाँ हम ध्यान देते हैं, उसने क्या किया, वुड्स ने एल्किल हैलाइड को, चूंकि ये RX के रासायनिक गुण है, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया तो एल्केन बनता है। इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RX, और किसके साथ, सोडियम के साथ उसकी क्रिया करवानी है, और उपस्थिति क्या रहेगी, शुष्क ईथर। शुष्क मतलब जिसमें पानी ना हो, और ईथर मतलब ROR। ईथर क्या होता है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ईथर मतलब ROR। तो जनरली R की जगह C2H5 होगा, वो होगा, और R की जगह क्या होगा, C2H5 होगा। डाई एथिल ईथर, शुष्क ईथर लिखा हो तो इसका मीनिंग डाई एथिल ईथर से होता है जनरली। अब हमें एल्केन बनाना है, तो एल्केन, अब R अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमने यहाँ पर बोला कि X से तो Na बाहर चला गया तो R का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और NaX बाहर हो गया, तो हम बोलते हैं इसको, तो हम बोलते हैं एल्किल। और बनाना क्या है, हमें एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनने में कम से कम हमें 2 R की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर तो एक ही R है, एक R होता है तो एल्किल होता है। तो वुड्स रिएक्शन में हमें कितने RX की जरूरत पड़ेगी, 2 RX की जरूरत पड़ेगी। तो एक Na को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक X को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों X Na के साथ निकलेंगे तो यहाँ पर भी सोडियम की संख्या 2 होनी चाहिए, यानी क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaX, और जो इसका R फ्री बचेगा उसका इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपस में साझा करेंगे, अब बनेगा एल्केन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एल्किल हैलाइड से तो एल्केन बनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक R बचता है तो उसको एल्किल मूलक बोलते हैं, और एल्केन में कम से कम 2 R होने ही चाहिए। क्योंकि जो मेथेन है CH4 ये अपवाद है, इसको छोड़कर 2 R होने चाहिए। तो एक बार हम रिएक्शन को थोड़ा सा हम फिर से समझते हैं इसको। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब हमें पता चल गया कि एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की जरूरत पड़ेगी। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को, एक को हमने ऐसा लिख दिया और एक को ऐसा लिख दिया, और उपस्थिति क्या रहेगी यहाँ पर, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी। तो X की वैलेंसी -1 और Na की +1, तो 2X यहाँ पर है तो हमें 2 Na की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से 2NaX बाहर हो जाएंगे, और R के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, दोनों R आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन। क्योंकि 2 R एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो एल्केन होगा। तो यहाँ पर ये सोडियम है, और एल्किल हैलाइड के कितने अणु लिए गए, 2 अणु लिए गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर R की जगह सपोज करो हमने यहाँ पर R की जगह CH3 और X की जगह Cl रख दिया, और यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि X चेंज कर रहा है और R, तो X की जगह Cl और R की जगह CH3। यहाँ पर जो R की जगह रखेंगे X की जगह वो यहाँ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वुड्स ने कहा था सम्मित एल्कीन बनेंगे। सम्मित एल्कीन यानी दोनों तरफ R एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। उपस्थिति क्या रहेगी, उपस्थिति तो लिखना भैया हमें कंपलसरी है, तो शुष्क ईथर क्या रहेगा, शुष्क ईथर। तो अब CH3 का नाम क्या है, यहाँ पर CH3 का नाम है यहाँ पर मैथिल, और Cl का नाम है यहाँ पर क्लोराइड। तो मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमैथिल, तो मैथिल क्लोराइड ये भी हो गया। तो अब देखो क्या निकल गया बाहर, बाहर आउट हो गया 2NaCl। अब एक CH3 बचा है, और वो दूसरे CH3 से सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच हो जाएगा, क्योंकि Cl निकलेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको एक साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन क्या हो गया, एथेन, और एथेन क्या है, एल्केन है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं या उसको गर्म करते हैं तो एल्केन बनता है, ऐसा वुड्स ने बताया था, इसलिए हमें वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम में आती है तो थ्योरी लिखना कंपलसरी है, और ये वाला एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर हम RX की जगह
R की जगह C2H5 भी ले सकते थे और यहाँ पर X की जगह Br भी ले सकते थे। तो क्या बनता है यहाँ पर C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, तो C4H10 हो जाता, वो ब्यूटेन हो जाता। लेकिन जब छोटा एग्जाम्पल लिखकर हमें नंबर मिल रहे तो फिर हम बड़े एग्जाम्पल में क्यों जाए भी। नेक्स्ट अगली रिएक्शन देखते हैं, बीटा विलोपन या बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। बीटा विलोपन या क्या बोलेंगे हम उसको, बीटा विलोपन या बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन और डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। अब जैसे हम कहते हैं बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, जल की कमी, तो डी लगा दिया यानी कुछ चीज निकल रही है, तो देखो डी लगाया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकलेगा। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, एग्जाम में बहुत आती है, तो इसको हम समझते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब वही एल्किल हैलाइड यानी RX, हेलो एल्केन मतलब RX। तो यहाँ पर हमें ऐसा हेलो एल्केन लेना है जिसमें बीटा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो R की जगह यहाँ पर CH3 रखते और X की जगह Cl रख दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि किसी स्पेशल ग्रुप से अगर पहला कार्बन जुड़ा है तो हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके आगे का कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। तो हम अगर बात करें तो CH3 Cl नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन क्या है, अल्फा। अब जिस कार्बन से H जुड़े उस कार्बन के आधार पर हम उसके H को भी वही नाम देते, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। अब बीटा कार्बन इससे H जुड़े होते तो क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो एक कार्बन वाला हेलो एल्केन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं हम, ऐसा हेलो एल्केन लेना है जिसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। को एल को हलिए KOH, एल को हलिए KOH, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटास जिसमें एल्कोहल मिला होना चाहिए, के साथ गर्म करेंगे। यानी ऐसा हेलो एल्केन जिसमें बीटा कार्बन है और उसको KOH के साथ गर्म करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं हम, जो हेलो एल्केन का बीटा कार्बन है उससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन व अल्फा कार्बन से हेलोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। इसे बीटा विलोपन या बीटा बिहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इस रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पर अब हम इस रिएक्शन को यहाँ पर देखते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो हमने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 और ये ले लिया हमने यहाँ पर Br। तो यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, इधर ध्यान दें, C2H5 Br, ये केवल हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो C2H5 है क्या है, R, और Br क्या है, X है, और RX को क्या बोलते हैं हम, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, अब इसको समझते हैं। यानी Br जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन को बोल रहे हैं हम अल्फा और इसके आगे वाले कार्बन को क्या बोल रहे हैं, बीटा। तो हमने कैसा RX लिया, ऐसा RX लिया हमने जिसमें बीटा कार्बन उपस्थित है। अब हम इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, इसकी क्रिया करवाएंगे हम KOH से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया KOH, कैसा होना चाहिए, उसमें एल्कोहल मिला होना चाहिए। क्या मिला होना चाहिए, एल्कोहल। तो इधर ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं हम, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को KOH के साथ गर्म करेंगे तो बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा H, यानी बीटा कार्बन सॉरी, इससे H निकलेगा और जो अल्फा कार्बन है इससे हेलोजन बाहर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, एक तो डायरेक्ट यहाँ पर KBr, ये बाहर निकल जाएगा KBr। तो यहाँ तो हम माइनस लगा के यहीं लिख दें KBr या प्लस लगा के उधर लिख सकते KBr। तो ये निकल गया, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। फिर इससे क्या निकल रहा है, H निकल रहा है और ये OH के साथ निकलेगा, यानी क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो देखो इससे Br निकलेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री, और कार्बन से 3 H जुड़े थे, यानी हम इस टाइप से इसका ओपन संरचना देखें, ये इससे कितने H जुड़े हुए हैं, 2, एक Br यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इससे कितने H जुड़े हुए हैं, 3, ध्यान से समझना। तो इससे Br निकल गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इससे एक और H निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया।
इसके इलेक्ट्रॉन को सामने उठा लाए और इसके इलेक्ट्रॉन को सामने उठा लाए, आपस में इनमें डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड और CH2 ये बनेगा। तो यौगिक क्या बनेगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाकी तो हम यहाँ पर निकाल चुके, नहीं तो प्लस करके, अगर हमें इसको यहां नहीं लिखना है तो हम प्लस करके ऐसा भी लिख सकते थे, KBr प्लस H2O, ऐसा भी हम इसको लिख सकते थे। तो अब इधर देखो, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो क्या बनेगा इसमें, एल्कीन बनेगा। तो अगर हम इसको और क्लोज देखें तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एल्कीन का पहला यौगिक होता है जिसको क्या बोलते हैं, एथीन, या फिर ये एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एथिलीन। तो ये बनता है। तो क्या बोल रहे हैं हम, अब इसका नाम देख लें। तो ये C2H5 है, तो C2H5 को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एथिल, और Br को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड एक बीटा कार्बन युक्त हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है। मेथिल ब्रोमाइड होता तो उसमें बीटा कार्बन नहीं होता, तो हमें यानी एक कार्बन वाले हेलो एल्केन को छोड़ दे तो बाकी सभी में बीटा कार्बन आ जाते हैं। तो क्या बोले, बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को, किसको, एल्कोहल ये KOH के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से H और अल्फा कार्बन से हेलोजन बाहर निकलता है और क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। इसे बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन या बी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने क्या बता दिया, वी का अर्थ है निकलना, तो क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है। इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सेट-जेफ का नियम, सेट-जेफ रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा एलिमिनेशन यानी बीटा विलोपन पर आधारित है। तो जो बीटा विलोपन अभिक्रिया दी गई थी उसमें क्या होना चाहिए, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में एक बीटा कार्बन होना चाहिए जिससे H जुड़ा होगा। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, सेट-जेफ ने क्या किया, ऐसा हेलो एल्केन लिया जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन होंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं, CH3 CH2 और CH, और यहाँ डायरेक्ट हमने जोड़ दिया Br और यहाँ ले लिया हमने CH3, ठीक है। तो इधर देखो, जिससे हेलोजन अटैच है वो तो अल्फा कार्बन कहलाएगा, यानी जिससे कोई स्पेशल समूह जुड़ा है उस कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। फिर इस तरफ वाला कार्बन कहलाएगा बीटा, तो इसी प्रकार इस तरफ का वाला कार्बन कहलाएगा बीटा। आगे जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमने यहाँ पर जो लिया, अगर हम इसका नाम देखें तो इसका IUPAC नाम देखते हैं, तो 1 2 3 1 2 दूसरे नंबर पर जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 ब्रोमो और 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नहीं तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम द्वितीयक, यानी इसको बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन ऐसा हेलो एल्केन है या ऐसा एल्किल हैलाइड है जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन है। तो सेट-जेफ का नियम ये कहता है, ध्यान से सुने, अब हम इसको समझते हैं कि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को, तो एक से अधिक है उसमें, ठीक है, हेलो एल्केन को एल्कोहलीय KOH के साथ, वैसे ही बीटा विलोपन जैसी अभिक्रिया के साथ गर्म करते हैं तो एल्कीनों के मिश्रण प्राप्त होंगे, यानी एल्कीनों के मिश्रण, एक से ज्यादा एल्कीन बनेंगे। इसमें अधिक एल्किल समूह युक्त एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा, यानी एल्कीनों के मिश्रण एक से ज्यादा एल्कीन बनेंगे। तो बोल रहे हैं वो एल्कीन ज्यादा स्थायी है, यानी मुख्य उत्पाद है उसका जिसमें जो एल्किल समूह है इनकी मात्रा ज्यादा है, इसे सेट-जेफ का नियम कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आता है, तो ये थ्योरी और एक एग्जाम्पल हमें इसका लिखना है। तो ये हमने ले लिया, बिल्कुल बीटा विलोपन जैसी अभिक्रिया उसी को समझाता है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, KOH, क्या ले लिया, KOH। कैसा होना चाहिए, इसमें एल्कोहल मिला होना चाहिए। एल्कोहल मिला होगा तो 2 कंडीशन है, इसको हमें समझना है। 2 प्रकार से यहाँ पर जो होगा वो एल्कीन बनेगा। क्या निकलना है, यानी अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो पहले हम क्या करते, K को इसके साथ निकालते, तो KBr निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पर, KBr। फिर
इससे H निकाला और इससे OH निकाला, तो क्या निकल गया H2O। तो पहले हमने क्या किया कि यहां से हेलोजन और यहां से H निकाला, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, H निकला और Br निकला, दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री, यहां डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2। अब इधर देखो Br निकला और CH का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, पहले तो ये बॉन्ड था ही, एक और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया Br निकलने पर, और CH3 इसमें क्या बचा, CH2 बचा, और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया, एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला। अब ये हो सकता है कि यहां से तो हेलोजन निकल नहीं है, फिर यहां से अब हमने ना निकाल कर H, यहां से H निकालेंगे और वो H से क्रिया करके वो H2 के रूप में बाहर निकल गया। तो अब हमने क्या किया, इस कार्बन से हेलोजन तो निकल नहीं है, कोई भी कंडीशन हो, अब हमने इस बीटा कार्बन से H निकाला, तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, डबल बॉन्ड बीच में आ गया। तो अब जो कंपाउंड बनेगा इधर देखते हैं, वो ऐसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बन गया। दो प्रकार की एल्कीन, मतलब एल्कीन का मिश्रण बना। चूंकि यहाँ पर पहले नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोलेंगे वन एल्कीन, यानी वन ब्यूटीन। चूंकि 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो वो ब्यूटीन कहलाएगा। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो दूसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्यूटीन। क्या बोलेंगे हम इसको, 2 ब्यूटीन। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य उत्पाद कौन सा है इसमें, तो ध्यान रखना मुख्य उत्पाद कौन सा है, जिसमें एल्किल मूलक ज्यादा हो। तो इसमें देखो, यानी यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ये 2 एल्किल मूलक है, और यहाँ पर इससे केवल ये जुड़ा है C2H5, एक ही एल्किल मूलक जुड़ा है। तो इसमें मूलकों की संख्या 2 है, यानी ऐसा कहा जाता है कि इसका परसेंटेज 80% होता है और ये 28% होगा। तो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्थायी होगा, जिसमें एल्किल मूलकों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा सेटजेफ ने बताया था। तो जब एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, तो एल्कीनों के मिश्रण प्राप्त हुए। इसमें अधिक एल्किल समूह युक्त एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है, इसे सेटजेफ का नियम कहते हैं। नेक्स्ट अगली क्रिया देखते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया। अब सैंडमेयर अभिक्रिया अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हेलो एल्केन से संबंधित या एल्किल हैलाइड से संबंधित क्रियाएं थी, अब ये हेलो एरीन से संबंधित क्रिया आएगी। तो सैंडमेयर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसने क्या किया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो एक चीज याद रखना, N2Cl को हम डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो N से डबल बॉन्ड द्वारा N और Cl अटैच है, इसको बोलते हैं, इसका नाम ही होता है डाइएजोनियम क्लोराइड। और जब ये बेंजीन से जुड़ा होगा तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को क्यूपरस लवण, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर की वैलेंसी जब प्लस होती है तो क्यूपरस बोलते हैं, और जब उसकी वैलेंसी 2 होती है तो हम उसको क्यूपरिक बोलते हैं। लवण मतलब जब इससे कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे लवण। तो क्यूपरस लवण और हेलोजनम, हेलोजनम किसको बोलते हैं, जब H के साथ X जुड़ा हो, इसको बोलते हैं हेलोजनम। अब X की जगह कुछ भी रख सकते हैं, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अब यहाँ क्या होगा इसकी बात अलग से करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम हेलोजनम। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल और हाइड्रो आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसको गर्म करना है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को। तो क्या बनेगा, हेलो एरीन, यानी एरीन बेंजीन से हेलोजन जुड़ जाएगा। तो एक प्रकार से ये हेलो एरीन बनाने की विधि भी है, तो इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा किसने बताया था, ऐसा सैंडमेयर ने बताया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। अब हम इस क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर देखो, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, तो एक तो हम ये देखें बेंजीन, ठीक है, बेंजीन मतलब जिसमें एकांतर युग्मबंध होगा, क्योंकि सर्कल लगा देते तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, N2Cl, इस पूरे का नाम होता है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, क्योंकि इसको क्या बोल रहे हैं हम, डाइजीनियम क्लोराइड। अब बेंजीन का सूत्र C6H6 था, तो H रिप्लेस करके क्रियात्मक समूह भी है, तो ये जुड़ा होगा, तो फॉर्मूला क्या बना होगा, C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। तो क्यूपरस लवण, क्यूपरस लवण यानी जब कॉपर की वैलेंसी प्लस होगी,
तो यहाँ पर हम CuCl भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम HCl भी ले सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, CuBr भी ले सकते हैं और इसकी जगह हम HBr भी यूज कर सकते हैं, यानी क्यूप्रस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक, क्यूप्रस ब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो डिपेंड करता है कौन सा पेयर हम ले रहे हैं। अगर मान लो हम CuCl प्लस HCl लेते तो क्या होता, यहाँ पर जो N2 है ये यहाँ पर बाहर निकल जाता, N2 यहाँ से बाहर निकल जाता, और जो H है वो Cl से क्रिया कर लेता, यानी HCl बाहर हो जाता, और ये जो Cl है ये इसके ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाता। तो क्या बन जाता है, ये बन जाता क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाता। अब इसका सूत्र क्या है, क्लोरो मतलब Cl और बेंजीन मतलब C6H5 और Cl। जब भी बेंजीन के ऊपर कुछ जुड़ा हो तो इसका फॉर्मूला होगा C6H5 और Cl जो ऊपर दिख रहा होगा वो उसको हम जोड़ देंगे। अगर मान लो हम HBr लेते, ध्यान से सुनना, HBr लेते यहाँ पर, तो क्या होता, यहाँ पर H के साथ Cl निकल जाता और Br इसकी जगह अटैच हो जाता, तो ब्रोमोबेंजीन बनता। अगर हम ये वाला पेयर लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और ये वाला पेयर लेते तो क्या बनता, ब्रोमोबेंजीन। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी पेयर यानी यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण, क्यूप्रस लवण यानी CuCl CuBr और हैलोजन अम्ल यानी HCl या HBr की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हेलोएरिन बनता है। इसे सेंटमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो आपको यही लिखना है। अब इन दोनों में से या तो आपको इसका यूज करना है या फिर इसका यूज करना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। इसको लेते तो क्लोरोबेंजीन, इसको लोगो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ऊपर Br जुड़ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बेल्ज शीमैन अभिक्रिया। इसको बाल्ज शीमैन अभिक्रिया भी बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी है ये। बेल्ज शीमैन अभिक्रिया दो साइंटिस्टों के नाम रहेंगे। इन्होंने क्या किया, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को बोरोफ्लोरिक अम्ल यानी HbF4 इसका सूत्र है, इसकी उपस्थिति में गर्म किया तो एक माध्यमिक यौगिक बना होगा मध्यवर्ती, बेंजीन बोरोफ्लोराइड लवण बनेगा एक, जिसे गर्म करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। यानी ये भी RX में हेलोएरिन यानी हेलोएरिन या एरियल हैलाइड बनाने की एक विधि है। तो यहाँ पर हेलोजन क्या होगा, फ्लोरो आ जाएगा। तो इसको हम समझते हैं। तो बेंजीन के ऊपर जब क्या अटैच होगा, बेंजीन के ऊपर अटैच होगा N2Cl, N2Cl तो क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम होगा। किसकी उपस्थिति में, बोरोफ्लोरिक अम्ल यानी HbF4। इसकी वैलेंसी माइनस और इसकी वैलेंसी प्लस होती है। इसके साथ गर्म करेंगे तो यहां पर क्या होगा, जो H है, अभी Cl की वैलेंसी -1 तो Cl और H बाहर निकल जाएगा, यानी HCl बाहर हो जाएगा और BF4 उसके Cl की जगह अटैच हो जाएगा। तो क्या यौगिक बनेगा, N2BF4 ये बनेगा। फिर इसको गर्म करेंगे, यानी इसका नाम क्या बता रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजीन बोरोफ्लोराइड लवण ये बनता है। अब हम इसको गर्म करेंगे, तो इसको गर्म करेंगे तो क्या निकल जाएगा, N2 गैस यानी BF4 में से BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और इसकी जगह क्या अटैच हो जाएगा, F अटैच हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को HbF4 यानी बोरोफ्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो N2BF4 यानी बेंजीन बोरोफ्लोराइड लवण बनेगा। इसको गर्म करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसे बेल्ज शीमैन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रैशिक अभिक्रिया। रैचिक भी बोलते हैं इसको, रैशिक भी बोलते हैं, राशिक भी बोलते हैं इसको। अब जैसा जैसा प्रोनाउंसिएशन जैसा स्कूल में आपको बताया होगा, जिस बुक से आपने पढ़ा होगा, रैसिक रैशिंग भी बोलते हैं, राचिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन वाष्प यानी बेंजीन वाष्प को वायु O2 व HCl गैस के मिश्रण के साथ CuCl2 इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे रैशिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बेंजीन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं C6H6
या हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे बेंजीन। सर्कल भी बना सकते थे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना सकते थे। तो सर्कल बनाए तो बेहतर है। O2 ऑक्सीजन और HCl, इसके साथ इस मिश्रण को गर्म करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ, यानी CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो बेंजीन को हम ऐसा भी लिख सकते थे, ध्यान दें, C6H5H, हमने उसके एक H को अलग बता दिया, तो H निकल जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर C6H5Cl, ये जुड़ गया। अब यहाँ पर जो H यहां से निकला और H इसका बचा, तो 2H और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा, तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो H तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हम इसके आगे 2 लगाएंगे, 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 हो गए तो क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो एक इसमें से और बन गया 3, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, तो 4 हो गए। H को बैलेंस किया तो Cl 2 हो गए, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं, बेंजीन को वायु और HCl गैस के मिश्रण में तीनों को CuCl2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसे रैशिक अभिक्रिया कहते हैं, ऐसा रैशिक ने बताया था। तो हेलो एरिन बनाने की एक विधि भी है ये, जैसे सैंडमेयर हो गया, बेल्ज शीमेन हो गया, रैशिक हो गया। तो मैंने क्या बताया, कोई भी नेम रिएक्शन अगर आपको याद करनी है तो पहले चैप्टर कौन सा है, फिर चैप्टर कौन सा है, मैंने बोला हेलो एल्केन हेलो एरीन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि या तो RX बनेगा इस नेम रिएक्शन में, या फिर RX क्रिया करेगा, क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। अब आपको पता चल गया वो तो एल्डिहाइड से है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा एल्डिहाइड बनेगा या फिर एल्डिहाइड क्रिया करेगा। अब आपको समझ में आ गया ये कीटोन की नेम रिएक्शन है, तो कीटोन बनेगा या कीटोन क्रिया करेगा। अब आपको समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की नेम रिएक्शन है, तो या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा या क्रिया करेगा। अब आपको समझ में आ गया यार ये तो एमीन वाले चैप्टर की नेम रिएक्शन है, तो या तो एमीन बनेगा यानी उत्पाद के रूप में, या फिर वो एमीन अभिकारक के रूप में क्रिया करेगा। तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन आप पढ़ते हैं तो उसको मेमोराइज कर लो कौन से चैप्टर से। तो चैप्टर पता चलने पर हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा जो चैप्टर का नाम है वो उत्पाद के रूप में बनेगा उस नेम रिएक्शन में, या फिर अभिकारक के रूप में क्रिया करेगा, ऐसे वो आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा फिर प्रैक्टिस करके भी वो याद हो जाती है, 1-2 बार प्रैक्टिस करते तो याद होने लगती है। नेक्स्ट, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स और फिटिंग दो साइंटिस्ट नेम है, फिटिंग भी लिखा होता कभी कभार, तो यहाँ पर बिंदी लग जाएगी। तो फिटिंग या फिटिंग अलग अलग, मैं मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके टीचरों ने उसको किस वे में पढ़ाया या कौन सी बुक में। अब चूंकि फॉरेनर लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, तो कुछ भी उसका नाम आ जाता, तो ऐसा नहीं, आपका टीचर बता रहा है वो भी सही है और जो हम बता रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि हमें एग्जाम में नेम रिएक्शन तो लिखना नहीं कि रिएक्शन का नाम लिखो अभी, क्योंकि नेम रिएक्शन नाम सर उसके बारे में लिखना है। हाँ वो एक अलग बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ रही है, तो फिर तो इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस, मतलब कहीं कुछ थोड़ा माइनर मिस्टेक है तो टीचर भी उसके नंबर नहीं काटता। अब फिटिंग और फिटिंग तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की नेम रिएक्शन। तो या तो हेलो एल्केन हेलो एरीन बनेगा या एज ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा अभिकारक के रूप में। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो वुड्स फिटिंग ने क्या किया, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड भी बोलते हैं, को सोडियम धातु के साथ और एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया। तो इससे पता चल रहा है कि ये नेम रिएक्शन हेलो एरीन और एरिल हैलाइड के एक रासायनिक गुण है, क्योंकि क्रिया करवा रहे हैं। तो गर्म करते तो क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन, क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन। इसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते। तो ध्यान से सुनना, हेलो एरीन। अब हम हेलो एरीन क्या बोल रहे हैं, जब एरीन यानी बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा, हेलोजन, किससे क्रिया करवानी है, सोडियम Na के साथ, और एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब RX, ये क्रिया करेगा, और उपस्थिति क्या रहेगी, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर जिसमें पानी ना हो, और ईथर मतलब ROR, और ज्यादातर डाई एथिल ईथर C2H5 वो C2H5 यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर एल्किल अटैच होगा। तो यहाँ पर ये दोनों X Na के साथ निकलेंगे, तो हमें Na की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो एक X यहाँ से इसके साथ निकल गया
और एक यहां से निकल गया, तो क्या निकल गया, ये 2NaX बाहर हो गया, तो यहां लिख देते हैं 2NaX, और फिर जो R है वो डायरेक्ट X के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो गया, R अटैच हो गया, तो R मतलब एल्किल, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एरीन, एल्किल एरीन, या फिर एल्किल एरीन यहाँ पर बनेगा, तो क्या बोले हम, एल्किल बेंजीन, उसको बेंजीन भी बोलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन तो वैलिड नहीं है, तो हमने स्केलेटन इक्वेशन बताया, तो अब हमें क्या लिखना है, यानी R की जगह X की जगह हमने क्या लिया, यहाँ पर X की जगह हमने Cl ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। सोडियम तो कंपलसरी है, यानी सोडियम तो हमें लेना ही है। फिर यहाँ पर R की जगह क्या यूज किया हमने, R की जगह CH3, और X की जगह भी यहाँ पर हमने Cl यूज किया, यानी हमने मेथिल क्लोराइड लिया, और उपस्थिति लिखना अनिवार्य है, नहीं तो एग्जाम में नंबर कटते हैं। ठीक है, जो भी प्रेजेंस है, टेम्परेचर, प्रेशर या उत्प्रेरक। तो देखो इसी के समान क्या निकलेगा, Cl, 2Na यहां से बाहर हो जाएगा, यहां से Cl बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, 2NaCl CH3 डायरेक्ट Cl पर अटैच हो जाएगा, तो यहां पर CH3 अटैच हो गया, और प्लस 2NaCl ये बाहर निकल गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5 और CH3, बेंजीन के ऊपर कुछ अटैच होगा, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H5 होगा, जो ऊपर दिख रहा होगा वो जोड़ देंगे, तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 जुड़ा होगा, तो इसका नाम आता है टोल्यूइन, क्या बोलते हैं इसको, टोल्यूइन, या फिर हम इसको इसके बेस पर देखेंगे तो एल्किल बेंजीन, तो इसके बेस पर इसको मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं, बट ये टोल्यूइन के नाम से चलेगा। तो एग्जाम में अगर पूछेगा वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया, तो लिखना तो यही है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। अब इसके बेस पर भी हम डायरेक्ट ये बोल सकते थे कि हेलो एरीन एरिल हैलाइड ना लिखकर डायरेक्ट लिख सकते थे, क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु व मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो टोल्यूइन बनता है, इसे वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो हम जो क्रिया बता रहे हैं उसके बेस पर भी थ्योरी बना दे तो भी हमें नंबर मिल जाएंगे। हेलो एरीन एरिल हैलाइड ये सब ना लिख के डायरेक्ट लिख देते, क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड ना लिखकर मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एल्किल बेंजीन ना लिखकर डायरेक्ट लिख देते, टोल्यूइन बनता है, इसे वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया भी कहते हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो भी हमें नंबर मिल जाता। नेक्स्ट देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन। अब यहां पर हम देखते हैं इसको, फिटिंग अभिक्रिया में क्या है, हेलो एरीन और एरिल हैलाइड, ठीक है, यानी वुड्स-पिटिंग जैसी है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है बस। उसमें सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड भी था, इसमें एल्किल हैलाइड नहीं है, तो क्या बनेगा, डाईफेनिल, डाईफेनिल, फेनिल को हम एरिल मूलक भी बोलते हैं, यानी डाई एरिल भी बोल सकते, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर जो एरिल हैलाइड या हेलो एरीन है, इसके यहाँ पर हमने दो अणु ले लिए, यहाँ पर जुड़ा है Cl यानी क्लोरोबेंजीन, किसके साथ क्रिया करवानी है, सोडियम Na के साथ, और क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लिए यहाँ पर, दो, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते थे यहाँ पर, और उपस्थिति क्या रहेगी यहाँ पर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा, Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो Cl है, इसलिए दो Na यहाँ पर लगा देंगे, 2NaCl यहाँ पर बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हम 2NaCl। अब यहाँ पर Cl निकला तो इलेक्ट्रॉन फ्री और Cl निकला तो इलेक्ट्रॉन फ्री, तो डायरेक्ट ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये फेनिल है और दूसरे फेनिल के पास भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी ये इससे आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये आपस में इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इसका भी फॉर्मूला यही है C6H5। तो कितने फेनिल जुड़े, दो फेनिल जुड़े, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डाई फेनिल। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हेलो एरीन और एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
अब ये नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से करवाई जाती है इसकी उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनता है, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी हेलो एरिन एरियल हैलाइड ना लिखकर क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते थे, दो क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते थे कि दो क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे इसकी उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया 12वें नंबर की नेम रिएक्शन है। फ्रिडल-क्राफ्ट दो वैज्ञानिकों के नाम है। एल्किलीकरण मतलब जब RX से क्रिया होगी इसमें, फ्रिडल-क्राफ्ट में दो होती हैं, एक तो RX रिएक्ट करता है, एक RCOCl रिएक्ट करता है, क्रिया करता है। तो फ्रिडल-क्राफ्ट अगर नाम से आती तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने बोला फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, तो फिर हमें यही लिखनी है अभिक्रिया। तो देखते हैं हम इधर क्लोरोबेंजीन, डायरेक्ट हमने लिख दिया यहाँ पर हेलो एरिन और एरियल हैलाइड ना लिखकर डायरेक्ट क्या लिख दिया, क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड एक RX है, यानी RX नहीं लिखा, मतलब हमने ये नहीं लिखा कि हेलो एरिन या एरियल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे इसकी उपस्थिति में, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि हेलो एरिन में हमें क्या लेना है, हेलो एरिन में क्लोरोबेंजीन ले लिया, यानी हेलो एरिन या एरियल हैलाइड, इसको क्लोरोबेंजीन ले लिया, या RX ना बोलकर डायरेक्ट बोल दिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ऑर्थो व पैरा क्लोरो टॉल्विन बनता है, इसे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्थो और पैरा, जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर कुछ भी जुड़ा हो, मान लो कोई X जुड़ा हो यहाँ पर, तो ये कार्बन कहलाएगा पहला, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये फोर्थ, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। तो पहला और चौथा कार्बन यानी 1/4 कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं पैरा, उसको क्या बोलते हैं, पैरा, P से डिनोट करते हैं। दूसरा और जो छठवां कार्बन होगा इसको बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो, O से डिनोट करते हैं। और तीसरा और जो पांचवा कार्बन होगा इसको बोलेंगे हम मेटा, इसको क्या बोलेंगे, मेटा। तो ये पोजीशन पता होनी चाहिए अभी, जब बेंजीन के ऊपर कुछ जुड़ा हो वहां से नंबरिंग करेंगे, और नहीं जुड़ा हो तो फिर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये तो हमने बताया ऑर्थो, पैरा और मेटा क्या है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। तो क्लोरोबेंजीन लिया हमने यहाँ पर, तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होगा, बेंजीन के ऊपर जब Cl जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। किससे क्रिया करवानी है इसकी, मेथिल क्लोराइड, CH3Cl, CH3Cl मैं बता दूं, इसको बोलेंगे मेथिल, इसको क्लोराइड। मेथिल एक R है और Cl एक X है, ठीक है। मतलब ये भी एक RX है, RX के साथ क्रिया कर रहा है, तो एक बंद श्रृंखला वाला RX खुली श्रृंखला वाले RX के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ध्यान रखना आपको फ्रिडल-क्राफ्ट में एल्किलीकरण, RX के साथ क्रिया कर रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5Cl और ये है CH3Cl। इसमें जो R है ये एरीन है और इसका जो R है वो एल्किल मूलक है। तो ऐसे आपको ये रिएक्शन थोड़ा जल्दी याद हो जाएगी। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण RX से रिएक्ट करेगा, बंद और खुली श्रृंखला वाला। उपस्थिति क्या रहेगी, निर्जल AlCl3। ध्यान रखना ऐसी बेंजीन वाली रिएक्शन ज्यादातर जिसमें निर्जल AlCl3, निर्जल मतलब जिसमें पानी ना हो, और AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जिसमें निर्जल AlCl3 आ गया और जिसमें बेंजीन है, इसका मतलब फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो क्या होगा, जो CH3 है या तो यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर हर कोने पर H अटैच है, इसको छोड़कर हर कार्बन से H अटैच है, तो H निकलेगा Cl के साथ, बाहर हो जाएगा, HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इसके ऊपर पहले से तो Cl अटैच ही था, बेंजीन के ऊपर Cl पहले से अटैच था। अब यहाँ पर क्या जुड़ गया, इसमें CH3 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, CH3। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि इसके ऊपर Cl तो पहले से जुड़ा ही है ऊपर, अब हो सकता है CH3 यहाँ पर अटैच हो, HCl हमने निकाल दिया। अब देखो बेंजीन के साथ हम CH3 को टॉल्विन बोलेंगे,
तो ये कार्बन जो कहलाएगा यहाँ पर, ये पहला कार्बन कहलाने लगेगा और ये दूसरा कार्बन। तो CH3 के साथ बेंजीन को टॉल्यूइन बोलते हैं। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। अभी हमने बताया दूसरा कार्बन ऑर्थो, तो ऑर्थो पर जुड़ा है Cl, तो क्या बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो। और बेंजीन के साथ CH3 को क्या बोलेंगे टॉल्यूइन, ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन। तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर पैरा यानी P, पैरा क्लोरो टॉल्यूइन, ये बनेगा यहाँ पर। तो फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें RX क्रिया कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो हेलोएरीन को हम एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे, तो ऑर्थो व पैरा क्लोरो टॉल्यूइन ये ज्यादा मात्रा में, मतलब ये दोनों बनेंगे, ये मेजर होता है, यानी इसका परसेंटेज जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि CH3 Cl से दूर है और ये दोनों पास पास है, यानी इसमें रिपल्सन होगा, तो ये कम मात्रा में होगा, वो ज्यादा मात्रा में होगा। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते तो इसके आगे में 2 लगाना पड़ता, तब तो 2 बनेंगे। तो हमने क्या बोला, दोनों प्रकार के यौगिक बनेंगे, तो प्लस नहीं लगा सकते, फिर रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एल्किलीकरण पढ़ी हमने। अब फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एसिलीकरण, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या पढ़ना है हमें, एसिलीकरण अभिक्रिया। तो फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, एसिल मतलब ध्यान दें जिसमें RCO हो, इससे क्रिया होती है, मतलब हेलोएरीन या एरियल हैलाइड की, तो हम उसको बोलते हैं एसिलीकरण। क्या बोलेंगे एसिलीकरण, जिसमें RCO होना चाहिए, RX होता तो एल्किलीकरण। तो यहां पर भी हमने डायरेक्ट लिखा क्लोरोबेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे। एसिटिल क्लोराइड मतलब एसिड हैलाइड से आया, RCO Cl को बोलते हैं हम एसिड क्लोराइड। अब जब R की जगह क्या जुड़ जाएगा CH3, तब हम इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड ये किससे आया, एसिड एनहाइड्राइड से, RCO और RCOO, इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है एसिटिक, तो जब हम R की जगह क्या लेंगे यहाँ पर CH3, तो CH3 CO और O, इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसमें दोनों में एसिल समूह उपस्थित है, एसिल समूह, तो इसमें भी इधर देखो RCO इसमें भी है और RCO इसमें भी है। तो फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में एसिलीकरण, इसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड। R की जगह CH3 एसिटिल क्लोराइड और R की जगह CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड, या क्या बोलते हैं हम इसको एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। और इसको बोल रहे हैं हम एसिटिल, इसको क्या बोल रहे हैं एसिटिल क्लोराइड। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम एसिड एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। और इसको क्या बोल रहे हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या है, हमें क्या करना है इस क्रिया में, आगे हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो नॉर्मल मैंने बेसिक समझाया आपको। तो क्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है, Cl अटैच है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, तो एसिटिल क्लोराइड में हमने डायरेक्ट लिख दिया CH3CO Cl, एसिड क्लोराइड, यानी इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला था RCOCl से आया, एसिड एसिटिल। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन है, तो जो COCH3 है या तो इस पोजीशन पर अटैच होगा या इस पर अटैच होगा, H निकलेगा, Cl से क्रिया करेगा, HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा, तो इधर ध्यान दें, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl तो अटैच ही था पहले से,
अब यहां से H निकाल दिया और CO यानी यहां पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो डायरेक्ट यहां पर इससे क्या अटैच हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा COCH3। तो अब इसको बोलेंगे पहला कार्बन, इसको दूसरा, तो दूसरा कार्बन क्या कहलाएगा, ऑर्थो, और उस पर क्या जुड़ा है Cl क्लोरो, और बेंजीन के साथ इस पूरे को बोलेंगे हम एसीटोफिनॉन। तो क्या बनेगा, एसीटोफिनॉन ये बनेगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि यहां पर ऊपर तो इससे Cl अटैच है और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर COCH3। तो ये पहला कार्बन और ये चौथे कार्बन को पैरा बोलते, तो पैरा क्लोरो, और बाकी बेंजीन के साथ हम इसको बोलेंगे एसीटोफिनॉन। ठीक है, HCl हमने निकाल ही दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ऑर्थो व पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन बनता है। तो जब क्लोरो बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड, इसके साथ नहीं बताएंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ऑर्थो व पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन दोनों, चाहे उससे क्रिया करवाए या इससे, इसे फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं यहीं पर बता दे रहा हूं कि सपोज करो इसका नाम तो हो गया एसिटिल क्लोराइड, अब ये ना लेकर इसकी जगह अगर हम इसको लेते हैं CH3CO, यहीं बता दे रहा हूं, CH3CO और O, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ध्यान दें, जो यहाँ पर COCH3 है वो तो अटैच हो जाता है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह। अब यहाँ पर इसका ये पार्ट बचा है और यहाँ से H हटाएंगे, तो जो H है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगर हम इससे क्रिया करवाते तो यहाँ उसमें तो HCl निकला, इसमें क्या निकल जाता, CH3COOH, ये निकल जाता है इस पे एसिटिक एसिड। तो दोनों ही, चाहे एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनाइड, दोनों कंडीशन में ऑर्थो व पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन बनेगा। एग्जाम में अगर उसने पूछा फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण, तो जो पहले पढ़ी है वो लिखनी है। उसने कहा फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और अगर उसने पूछा फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, तो फिर हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बस उसमें ये ना लिखा हो एल्किलीकरण या एसिलीकरण, इसका विशेष ध्यान देना। तो फिर हम कोई भी लिख सकते हैं क्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बल एमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया, ऑब्जेक्टिव में भी कई प्रकार से पूछी जाती है और नेम रिएक्शन में भी अनलिमिटेड बार पूछी गई है। तो प्राथमिक एमीन मतलब RNH2, R से क्या जुड़ा हो, NH2, इसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन। फिर क्या बोल रहे हैं, ये एलिफेटिक, जो R है वो खुली श्रृंखला वाला, यानी एल्किल मूलक भी हो सकता है, एरोमेटिक यानी एरियल मूलक कोई भी हो सकता है। तो बोला प्राथमिक एमीन चाहे NH2 खुली श्रृंखला में जुड़ा हो या बंद श्रृंखला में जुड़ा हो, कोई भी हो सकता है, तो उसको प्राथमिक एमीन हम बोलेंगे। यानी R से NH2 जुड़ा होता है तो प्राथमिक एमीन कहलाता है। क्लोरोफॉर्म लेना है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, इसको कॉस्टिक पोटास भी बोलते हैं, और इसमें क्या मिला होना चाहिए, एल्कोहल मिला होना चाहिए। तो इन तीनों को जब गर्म करेंगे तो एक तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ, यानी बहुत ही ज्यादा बदबूदार पदार्थ बनेगा, आइसोसाइनाइड। यानी R तो यहां पर लिया है, आइसोसाइनाइड मतलब NC, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते, बाकी नहीं तो N और C के बीच में एक उपसहसंयोजी बंध और दो कोवेलेंट बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और एक उपसहसंयोजी बंध होता है। इसकी जो गंध होती है बहुत बदबूदार होती है, इसको हम कार्बल एमीन के नाम से भी जानेंगे, इसलिए इस क्रिया को हम कार्बल एमीन अभिक्रिया कहेंगे। तो क्या निकाला हमने, प्राथमिक एमीन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया और KOH। याद रखना, इसकी जगह हम ट्राइक्लोरोमेथेन भी लिख सकते थे और इसकी जगह हम KOH फॉर्मूला भी लिख सकते थे डायरेक्ट, और यहां पर इसका नाम साधारण भी लिख सकते थे, कॉस्टिक पोटास। तो प्राथमिक एमीन को ट्राइक्लोरोमेथेन या कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करते, ऐसा भी हम उस थ्योरी में मेंशन कर सकते थे। तो यहां से क्या निकलेगा R, यहां से निकलेगा N और यहां से निकलेगा C, RNC, अत्यंत बदबूदार पदार्थ बना।
जो Cl है वो K के साथ बाहर निकलेगा, तो क्या निकल जाएगा, KCl। KCl। अब यहां पर जो Cl है वो 3 है, इसलिए हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाएंगे। तो 3 लगाएंगे तो K भी यहां पर 3 हो जाएंगे। अब देखो आप, 2H ने यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, 3H, इसके आगे भी 3 लगा है, यानी 3H हो गए, 3 और 3 6H, और 3 ऑक्सीजन, यानी क्या बाहर निकलेगा, 3H2, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा। लेकिन अगर एग्जाम में नाम से आती है तो R वाली रिएक्शन वैलिड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, R की जगह हम CH3 भी लिख सकते थे, तो हो जाता मेथिलेमीन। R की जगह हम C2H5 भी लिख सकते थे, C2H5NH2 एथिलेमीन, और R की जगह C6H5NH2 ये भी यूज कर सकते थे, एनिलीन हम बोलते। तो यहां पर अगर हम ये यूज करते तो यहां पर भी R चेंज हो जाता, यहां पर क्या हो जाता, CH3NC मेथिल आइसोसाइनेट, यहां पर हो जाता C2H5NC एथिल आइसोसाइनेट, यहां पर हो जाता C6H5NC फेनिल आइसोसाइनेट, क्या हो जाता है यहाँ पर, फेनिल आइसोसाइनेट। तो हम यहाँ पर R वाली, R की जगह कुछ भी रख सकते, चूंकि नेम रिएक्शन पूछ रहा है तो थ्योरी ये लिखकर R की जगह कुछ भी रख सकते थे। तो क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक एमीन, यानी खुली श्रृंखला वाला हो या बंद श्रृंखला वाला हो, तो प्राथमिक एमीन एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो सकता है, को क्लोरोफॉर्म यानी ट्राइक्लोरोमेथेन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंध पदार्थ आइसोसाइनेट बनता है, जिसे हम कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। इसलिए इस क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बहुत ही हमने इसको तरीके से समझा, यह ऑब्जेक्टिव में भी अनलिमिटेड बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्रिया, रीमर-टीमन अभिक्रिया। रीमर-टीमन अभिक्रिया। अब रीमर-टीमन दो वैज्ञानिकों के नाम है, तो रीमर-टीमन अभिक्रिया क्या बताया, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक सोडा यानी NaOH के साथ गर्म करेंगे तो ऑर्थो व पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, इसे रीमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लेना है हमें, यहाँ पर फिनॉल लेना है। फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हो तो ये फिनॉल, और किसके साथ गर्म करना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और क्या लेना है, NaOH। इस क्रिया में और पिछली वाली क्रिया में क्या अंतर है, उसमें KOH लिया, इसमें NaOH लिया, उसमें प्राथमिक एमीन लिया, इसमें फिनॉल लिया, यानी C6H5OH। ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑर्थो व पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। तो अब ये होते क्या है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। दो प्रकार के यहाँ पर यौगिक बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो इसके ऊपर OH अटैच रहेगा, इसके ऊपर भी OH अटैच रहेगा। अब इधर देखो, यहां से निकलेगा CH और यहां से निकलेगा O, CHO, ये यहां पर जुड़ जाएगा इस पोजीशन पर। तो इसको बोलेंगे बेंजीन से जब दो मतलब दोनों उत्क्रियात्मक समूह OH और CHO अटैच हो तो इस पूरे को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। यहां पर इस पोजीशन पर अटैच हो जाएगा तो इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन CHO की वैल्यू OH से ज्यादा है, यहाँ पर ये पावरफुल फंक्शन ग्रुप है, तो इसको देंगे पहला नंबर और इसको दूसरा नंबर। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इसको ऑर्थो बोलेंगे, तो बोलेंगे ऑर्थो, और दोनों को एक साथ क्या बोले हम, सैलिसिल एल्डिहाइड। यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं, पैरा पोजीशन, तो पैरा, और पूरे को एक साथ क्या बोलेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते थे कि बेंजीन के साथ CHO को बेंजल्डिहाइड बोल देते और यहां दूसरी पोजीशन पर OH को हाइड्रोक्सी बोल देते। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी हम इसका नाम लिख सकते थे। लेकिन इन दोनों को एक साथ हम मतलब कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से यहां पर हम इसको जानेंगे। तो रीमर-टीमन अभिक्रिया, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करेंगे तो ऑर्थो व पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, इसकी मात्रा ज्यादा होगी परसेंटेज, इसका परसेंटेज कम होगा। तो ऐसे हमने यहां पर एक लास्ट रिएक्शन और रहेगी हमारी, ठीक है, हेलोफॉर्म। कौन सी रिएक्शन, हेलोफॉर्म
आयोडोफॉर्म अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब हेलोफॉर्म वर्ड ये आया कहां से, इसको हम पहले समझते हैं। तो जैसे मेथेन CH4, अब इसके 3 हाइड्रोजन जब निकलेंगे और इससे कितने हेलोजन जुड़ेंगे, 3 हेलोजन जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, CHX3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 H चले गए, 1 H बच गया और 3 X जुड़ गए। तो पहले ये था कार्बन से 4 H जुड़े थे, ये मेथेन था। अब क्या हो गया, 3 H रिप्लेस हो गए, तो 1 H यहां पर जुड़ा रहा और कार्बन से कितने हेलोजन अटैच हो गए, 3 हेलोजन। तो इसको बोल रहे हैं हम CHX3 को, इसको बोलते हैं हम हेलोफॉर्म। अब X की जगह क्या लिख सकते हैं, X की जगह यहाँ पर Cl भी लिख सकते थे, Br भी लिख सकते थे और I भी। तो जब X की जगह Cl लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। X की जगह Br लिखेंगे तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और X की जगह I लिखेंगे तो CHI3 आयोडोफॉर्म, या ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई ब्रोमोमेथेन, ट्राई आयोडोएथेन। तो एक तो हम ये बोल रहे हैं हेलोफॉर्म, तो ध्यान रखना इसको बोल रहे हैं हम हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म, चूंकि आयोडोफॉर्म बन रहा है यानी ये बनेगा आयोडो, और फॉर्म मतलब बनना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म बनेगा, यानी हेलोफॉर्म में क्या बनेगा, CHI3। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म बोलते हैं। तो अब हम पहले तो हमने इनके मीनिंग समझे कि ये होते क्या है, अब हम इसके बारे में समझते हैं कैसे बनेगा। एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, एसीटोन। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल, या फिर हम इसकी जगह क्या ले सकते थे, इसकी जगह हम एसीटोन यानी CH3COCH3 ये लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। और किससे क्रिया करवानी, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आयोडीन यहाँ पर कंपलसरी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम क्या बोल रहे हैं, NaOH की जगह हम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते थे, तो इसकी जगह क्या लेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऐसा हम करवाते तो क्या बन जाएगा, CHI3 आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो देखो आप कितनी कंडीशन है इसकी। तो अगर मान लो हमने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया तो भी क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म, ये बन जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते थे तो भी क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। या फिर हम इसको ऐसा ले सकते थे, एथिल एल्कोहल सोडियम कार्बोनेट आयोडीन, तो भी बन सकता था। या फिर हम इसको ऐसा भी ले सकते थे, ठीक है। यानी 4 तरीके से हम आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक। तो ऐसे क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म। तो यहां पर हम सिंपल तरीके से देखते हैं इसको बनाना आयोडोफॉर्म को। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन पढ़ी, हम सिंपल कंडीशन से आयोडोफॉर्म, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो हमें एक सिंपल रिएक्शन बतानी है, तो ये हमने कंडीशन पढ़ी है। तो इसको हम क्लीन करते हैं, सिंपल तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर कैसे आयोडोफॉर्म बनेगा। तो हम क्या लेते हैं, एथिल एल्कोहल लेते हैं, यानी CH3 CH2 और OH इसको लेते हैं। और क्या लेना है, आयोडीन यानी I2, और यहां पर हमने ले लिया NaOH। इससे क्रिया करवाएंगे एथिल एल्कोहल आयोडीन और NaOH। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, C2H5OH भी इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, C2H5OH। तो क्या बनेगा यहाँ पर, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला है CHI3 प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, ये बनेगा HCOONA सोडियम फॉर्मेट और प्लस H2O, इतनी चीजें इसमें बनेंगी। इसको क्लीन कर देते हैं, ये बीच में आ गया। एथिल एल्कोहल लिया, आयोडीन लिया और NaOH लिया, तो क्या बना, CHI3। क्या बन जाएगा, CHI3 NaI और HCOO। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ध्यान दें, यहां पर इसके आगे आप 4 लगा लेना। तो यहाँ पर 4 2 8, 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पर। बस ऐसे इसको ध्यान रखना, नहीं तो बैलेंस करते रहोगे फिर 8 में से 4 दूनी 8। तो आयोडीन 3 यहां निकल गए। अब इसके आगे लगा देंगे 5, तो 5 Na ये हो गए और एक Na हो गया 6, तो इसके आगे लगा देंगे हम 6। तो ये तो 3 बैलेंस हो गए। पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो H काउंट कर लेते हैं, 3 2 5
और एक 6 और इसके आगे लगा हुआ है 6 यानी 12H है। तो यहाँ पर कितना निकला, 1 निकला, यहाँ पर 1 निकला, 2, 10 बचे, इसके आगे 5 लगा देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और जो हमें ये प्राप्त हुआ इसका नाम है यहाँ पर आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म। तो ऐसे हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने समझिए, एग्जाम में आती भी हैं। अब इसमें से कुछ नेम रिएक्शन है ऐसी हैं जो आगे भी रिपीट हुई हैं, एल्डिहाइड कीटोन में भी आई हैं, एल्कोहल फिनॉल में भी आई हैं और एमीन में भी आई हैं। तो हमें अभी 2-3 बार और पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि जितनी भी नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वो सारी मैं आपको समझाऊंगा और अपने चैनल पर वो अपलोड करूंगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझिए। दूसरा, नेम रिएक्शन पढ़ने के ये भी फायदे होते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन एक तो डायरेक्ट एग्जाम में नाम से आ रही, दूसरा क्या होता है जब, वो भी कई बार नेम रिएक्शन आ जाती। जैसे उसने बोला क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। अब बच्चे ने पहचान लिया कि ये तो वुड्स अभिक्रिया है, तो वहां भी काम हो रही। उसने पूछा कैसे प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड से एल्केन, कैसे प्राप्त करेंगे, तो वहां बच्चे के दिमाग में आ गई कि यार ये तो वुड्स अभिक्रिया है। तो नेम रिएक्शन पढ़ने के ये भी फायदे हैं कि वो कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकती है और क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे इस रूप में भी आ रही है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ रही हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें क्या करना है, नेम रिएक्शन को याद करना। और चूंकि वीडियो में बार बार मैंने बताया भी है कि कैसे याद करना है, आपने सुना भी होगा, वो तरीका अपनाएंगे और फिर लिखकर प्रैक्टिस करनी है तो याद हो जाएगी। चूंकि मैं लगातार अभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूं वीडियो, अभी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने कंटेंट डाले हैं, लेकिन चूंकि उसमें 2-3 वीडियो रह गए हैं तो मैं सोच रहा था कि पहले हिंदी मीडियम के और 2-4 वीडियो अपलोड कर दूं, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के वीडियो फिर 2-3 बनाने हैं तो बना देंगे। और एक फाइनल पेपर के लिए मैं अपनी गैसिंग पेपर भी बनाता हूं, अपने कोचिंग के बच्चों को देता हूं, जिसमें से 99% एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है, पहले भी आए। एक मैंने सिंपल एक वीडियो भी बनाया था कि जो बच्चा है उसको लिखने का तरीका क्या अपनाना चाहिए इसके पहले, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, सीक्वेंस वाइज सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और अगर आप इन कंटेंटों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही पढ़ते हैं तो आपके केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।